एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। एक दिन वो जंगल के रास्ते से जा रही होती है कि तभी उसे एक जख्मी गर्भवती गाय दिखाई देती है और वो उसे अपने घर लेकर आ जाती है। अरे विमला, ये क्या, तुम्हारे खुद के तो खाने के लाले पड़े हैं और तुम इस गाय को कैसे पालोगी? कोई बात नहीं, ये बेजुबान जानवर है, जैसे मेरा गुजारा होता है वैसे इसका भी हो जाएगा। कमला भाभी, आप चिंता मत करो, बस मेरी नौकरी लगने ही वाली है। उसके बाद विमला और मेरी शादी, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। विमला घरों में काम किया करती थी और अपना और अपनी गाय का गुजारा करने लगी। विमला, तुम्हारी राम प्यारी तो बहुत सुंदर है। आओ बाहर देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और गाय लाया हूँ। ये देखो, क्यों न हम इसका दूध निकालकर बेचने का काम शुरू करें। इस तरह तुम्हें फायदा होगा। वैसे भी गांव में कहाँ अच्छा दूध मिलता ही है। बिरजू दूध वाला मिलावट करता है, गांव वाले मजबूरी में उससे दूध लेते हैं। वैसे भी तुम घरों में काम करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तुमने सही कहा रमेश, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं इसका नाम गौरी रखूंगी। फिर अगले दिन से विमला गौरी का दूध निकाल कर बेचना शुरू करती है और देखते ही देखते उसे बहुत मुनाफा होता है। अरे यार, ये विमला ने तो सारा धंधा ही चौपट कर दिया। ये मेरी गाय थोड़ा सा ही दूध देती है, तो मैं क्या करूं? पानी तो मिलाना ही पड़ेगा। इसमें मेरी क्या गलती? कुछ तो करना ही पड़ेगा इस विमला का। अगले दिन विमला जंगल में राम प्यारी को घुमा रही होती है, तभी बिरजू उसे पकड़ लेता है। अरे विमला, तुमसे कुछ बात करनी थी। तो इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? करो बात। वो क्या है ना, तुम मुझसे शादी करोगी? हैं? हमारा काम तो एक ही है, मैं भी अकेला और तुम भी अकेली। अपनी शक्ल देखी आईने में, चलो फुटो यहाँ से। हाय 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 हाय, तेरे नखरे, हम कोई बम्ब थोड़ी हैं जो फूट जाएंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। फिर इतना बोलकर बिरजू उसे मार डालता है। राम प्यारी घास चर के वापस आ जाती है। ओहो, ये कमबख्त गाय कहाँ से आ गई? छिप जाता हूँ। विमला को यहीं दबा देता हूँ, फिर जाकर इसकी गायों पर कब्जा कर लूंगा। उधर विमला एक चुड़ैल बन जाती है। गाय की तरह विमला की गायों को भी रूखी सूखी घास खाने को देता है और जब वो ज्यादा दूध नहीं देती तो परेशान हो जाता है और उन्हें मारने लगता है। ले और ले। विमला की गाय राम प्यारी दर्द से रंभाने लगती है और गौरी बिरजू को एक लात मारती है। नास मिटी, मुझे क्यों मार रही है? उधर गाय की आवाज सुनकर, राम प्यारी, ये तो मेरी राम प्यारी और गौरी की आवाज है। चुड़ैल अपने घर जाकर देखती है तो बिरजू उन्हें परेशान कर रहा होता है। अरे कमबख्त मारी, विमला को तो तू बहुत दूध देती थी, मेरी बारी में तुझे क्या मौत आ रही है? हैं? हाय 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 हाय, दे दे दूध, दे दे दूध। चल 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 चल, अब नखरे मत कर। चुड़ैल को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो बिरजू को जोर की लात मारती है। आई मम्मी, मर गया रे, तेरा नास मिटे कमबख्त मारी। चुड़ैल जी, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपने लात मारी है। दांत मत फाड़, मुझे मारकर मेरी गायों को परेशान कर रहा है तू। तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली अब। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो विमला बहन, तुम्हारी राम प्यारी बहुत दर्द में है। देखो ना, लगता है इसका बच्चा होने ही वाला है। विमला अपनी गाय को देखने लगती है। मेरी प्यारी गायों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लो खाओ पेट भरकर। राम प्यारी और गौरी चुड़ैल से चिपक
वहीं दूसरी ओर बिरजू गांव वालों को चुड़ैल के खिलाफ भड़काता है। अरे गांव वालों, गांव में चुड़ैल आ गई है, चुड़ैल। किसी तांत्रिक को बुलाओ, नहीं तो हम सबको वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे भाई, क्या कहते हो? कहाँ है चुड़ैल? चलो विमला के घर, मैं दिखाता हूँ। मशाले ले चलो, उसे वहीं जला देंगे। ओहो, ठीक है, चलो चलो चलो, मशाले ले लो। अरे, ये गांव वाले मशाले लेकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? मुझे छिपना होगा। अरे भाई, कहाँ है चुड़ैल? हमको पागल समझे हो का? हम गांव का सरपंच हैं या घन चक्कर जो हमका पोपट बना दियो? भागले यहाँ से, नहीं तो इस मशाल से तुम्ही को जला देंगे, कह देते हैं। अरे अरे नहीं नहीं, यहाँ चुड़ैल थी, विमला की चुड़ैल। अरे, विमला कहीं काम से गई होगी, मर थोड़ी गई है जो चुड़ैल हो जाएगी। चलो भाइयों, ये तो पागल हो गया है, पागल। अगले दिन रमेश विमला के घर जाता है। विमला, विमला, देखो मैं आ गया, मेरी नौकरी लग गई है। अरे कहाँ हो तुम? अब हम शादी कर लेंगे। चलो चलो आओ, आज ही करेंगे। अरे कहाँ हो? रमेश, अब हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम कौन हो? मैं विमला। नहीं, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है। ये बिरजू ने ठीक नहीं किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इतने में बिरजू एक तांत्रिक को लेकर विमला के घर आ जाता है। ए चुड़ैल, हिम्मत है तो आप बाहर आ। शोर सुनकर सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। चुड़ैल बाहर आती है और उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाबा, मुझे इस आदमी ने मार डाला है, आप इसका साथ मत दो। मुझे बहकाने की कोशिश मत कर चुड़ैल, तुझे मैं इस बोतल में कैद करके ही रहूंगा। जैसे ही वो तांत्रिक चुड़ैल को उस बोतल में कैद करने लगता है, तभी रामप्यारी और गौरी बाबा को जमीन पर गिरा देती हैं और बोतल टूट जाती है। अरे अरे नहीं, मर गया रे, बोतल तो टूट गई। भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो, भागो। अरे फर्जी बाबा, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे नास मिटे, अब मैं क्या करूं? हाय रे हाय। देखा रमेश, इन इंसानों से तो मेरे ये जानवर ही अच्छे हैं। राम प्यारी, तुमने गर्भवती होते हुए भी मुझे बचा लिया। तभी राम प्यारी को दर्द होने लगता है और वो दर्द से रंभाने लगती है। रमेश जाकर जानवरों के डॉक्टर को बुलाता है और कुछ ही समय में उसे एक सुंदर सा बछड़ा होता है। कितना प्यारा है ये। मेरी प्यारी गाय, तुम ठीक हो ना? तुमने आज मुझे बचा लिया, और रमेश तुम्हारा भी शुक्रिया। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे अरे डरो नहीं गांव वालों, ये मेरी विमला है, मेरी विमला। दैया रे दैया, ऐसे थोड़ी होता है रमेश, तुम झूठ बोल रहे हो। इसे गांव से जाने को कहो, नहीं तो हम इसे यहीं जिंदा जला देंगे। हाँ। अगले दिन गांव वाले मशाले लेकर फिर से आ जाते हैं। अरे ये विमला ही है, मैं झूठ नहीं कह रहा, विश्वास नहीं होता तो मैं अभी इसके साथ शादी कर सकता हूँ तुम्हारे सामने। रमेश, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी रमेश आग जला लेता है और वहीं चुड़ैल के साथ शादी कर लेता है। अरे ये क्या नाटक है भाई? गांव वालों, इस पर विश्वास मत करो। गौरी गुस्से में बिरजू को अपनी सींगों पर उठा लेती है और रामप्यारी सरपंच की लुंगी खींचने लगती है। अरे अरे छोड़ दे, यहीं मेरी इज्जत का फालूदा करेगी क्या? फिर दोनों गायें सबको वहां ले जाती हैं जहां पर विमला की लाश होती है। विमला की लाश देखकर सबको यकीन हो जाता है कि बिरजू ने ही विमला को मारा है और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। रमेश, मेरी दोनों गायों का ध्यान रखना। तुमने मुझसे शादी कर ली, अब मैं शांति से मुक्त हो सकूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रोते हुए अपनी दोनों गायों को गले से लगा लेती है। गाय भी रोने लगती हैं और फिर चुड़ैल गायब हो जाती है। मनकपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में सजनी नाम की बर्तन बेचने वाली रहती थी।
सजनी बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की लड़की थी, इसीलिए हर कोई उसी से बर्तन खरीदना पसंद करता था। एक बार की बात है, सजनी रोज की तरह अपना बर्तनों से भरा टोकरा अपने सिर पर रखकर बेचने के लिए ले जाती है और जोर जोर से आवाज लगाती है, ले लो रे बर्तन ले लो। अरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सजनी के बर्तन सबसे न्यारे, ले लो रे बर्तन ले लो। अरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सजनी के बर्तन सबसे न्यारे। तभी सजनी की आवाज सुनकर शीला बहन आती है और सजनी से बोलती है, अरे ओरी सजनी, क्या बात है, आज बहुत दिनों में नजर आई हो, और जरा दिखाओ तो इस बार क्या नया बर्तन लाई हो। अरे शीला बहन, आपके लिए तो एक से एक मस्त बर्तन है, ये देखो पतीला, क्यों है ना आपकी तरह ही गोल मटोल प्यारा प्यारा। हाँ, बातें बनाने में तो सजनी एक नंबर है, चल ला दे ये पतीला मुझे, और ये पकड़ अपने पैसे। फिर सजनी शीला बहन को पतीला बेच देती है और अपना बर्तनों का टोकरा उठाकर आगे चल देती है। अरे रे, मैं कैसे भूल गई कि संजना मेम साहब के घर भी मुझे बर्तन देने थे। उन्होंने बोला भी था कि सजनी जब नए डिजाइन के बर्तन लाए तो मेरे घर जरूर आना। ऐसा बोलकर सजनी संजना मेम साहब के घर पर जाती है और आवाज लगाती है, ओ संजना मेम साहब, कहाँ हो? अरे मैं बर्तन वाली सजनी। सजनी की आवाज सुनकर संजना का पति मनदीप वहाँ आता है और सजनी से बोलता है, अरे बर्तन बेचने वाली, संजना तो अभी घर पर नहीं है। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर अंदर इंतजार करो, संजना आती ही होगी। सजनी घर के अंदर जाकर जमीन पर बैठ जाती है। मनदीप के घर पर उसका दोस्त अंकित भी होता है। अंकित सजनी को बड़ी ही गंदी नजरों से घूरने लगता है कि तभी मनदीप अंकित से बोलता है, अबे क्या देखे जा रहा है उस बर्तन वाली को? अबे यार, ये बर्तन बेचने वाली तो मस्त आइटम है यार, तू तो इसके बर्तन देख रहा है। अरे जरा एक नजर इस बर्तन वाली पर तो डाल। अबे क्या कर रहा है? और तू इसे ऐसे घूरना बंद कर। अगर तेरी भाभी आ गई और तुझे इस बर्तन वाली को ऐसे घूरते हुए देख लिया ना, तो सच में भाई तेरे साथ साथ मेरा भी काम तमाम कर देगी। अरे यार, तू तो एक नंबर का फट्टू है। अबे चल जरा साइड हो जा, मुझे अपना काम करने दे। अरे बर्तन वाली, जरा मुझे भी तो अपने बर्तन दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं क्या क्या है तुम्हारे पास। हाँ साहब, ये देखो ना, हर तरह के बर्तन है मेरे पास। आप बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे तो तू चाहिए, सजनी हंसते हुए बोलती है। अरे साहब, बोनी के टाइम पर क्यों मजाक करते हो? अच्छा तो ये देखो पतीला, पता है इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है ये पतीला, और कीमत भी बहुत कम है, इसकी बस 100 रुपए। आपकी मैडम तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। अरे मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा तो चलो ये पतीला ही दे दो, और इसके मैं तुम्हें 100 नहीं पूरे 200 रुपए दूंगा। सजनी बहुत खुश हो जाती है और मनदीप से बोलती है, अरे साहब, लगता है मेम साहब को आने में देर लगेगी, अभी मैं चलती हूँ, और भी घरों में बर्तन बेचने हैं, मैं कल आऊंगी। ऐसा बोलकर सजनी अपने बर्तन का टोकरा सिर पर उठाती है और वहाँ से चल देती है। अगले दिन अंकित मनदीप के घर आता है और मनदीप से बोलता है, अरे यार, तेरी वो बर्तन वाली, क्या नाम था उसका? सजनी। हाँ वही सजनी आई नहीं आज बर्तन बेचने, उसने तो बोला था ना आज आने को। अबे अंकित, सुधर जा भाई, सुधर जा, नहीं तो किसी दिन बुरा फंसेगा। अरे यार, मैं तुझे तो ये मूवी की टिकट देना ही भूल गया, ये ले तो मूवी की टिकट, तू और भाभी जी मजे से मूवी देखना। तभी वहाँ संजना आ जाती है और बोलती है, अरे वाह अंकित भाई साहब, हमारे लिए मूवी की टिकट, मैं तो जरूर देखने जाऊंगी, मगर शाम को तो वो सजनी बर्तन बेचने आने वाली थी। अरे आप आराम से मूवी देखने जाइए, बर्तन वाली को मैं कल लाने के लिए बोल दूंगा। फिर मनदीप और संजना मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ ही देर में सजनी अपने बर्तन लेकर आती है। अरे आओ सजनी, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। साहब आप, पर मेम साहब कहाँ है? अरे तुम अंदर तो आओ, मेम साहब बस आने ही वाली है, तब तक तुम अंदर आकर बैठो। सजनी अंदर कमरे में जाकर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए अंकित से बोलती है, अरे साहब, आज भी बर्तन खरीदोगे क्या? आज तो और भी मस्त मस्त बर्तन है मेरे पास, ये देखो। सजनी अंकित को बर्तन दिखाती है कि तभी अंकित सजनी को कसकर पकड़, अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, अरे
छोड़ो मुझे। अरे तेरे बर्तन किसको लेने हैं, और तुझे मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी ही ना पकड़ा है। अरे तेरे बर्तन नहीं, मुझे तो तू चाहिए, तू। अरे कमबख्त छोड़ मुझे। अरे कमीने छोड़, नहीं तो क्या कर लेगी। सजनी अंकित को जोर से धक्का मारती है और अंकित दूर जाकर गिरता है। अंकित फिर से सजनी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी सजनी अंकित को गुस्से से उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है। तूने मुझे थप्पड़ मारा, रुक और देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर अंकित गुस्से में सजनी के टोकरे से एक बर्तन उठाता है और सजनी के सिर पर जोर से मारता है। सजनी जमीन पर जा गिरती है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। तभी घर पर मनदीप आ जाता है और सजनी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर बोलता है, अंकित ये क्या किया तूने। हे भगवान, ये लड़की तो मर गई। अरे कुछ बोलेगा भी कि बस देखता ही रहेगा। यार भाभी कहाँ है। उसे मार्केट से कुछ सामान खरीदना था, इसलिए वो मार्केट चली गई और मैं घर आ गया, पर वो कुछ ही देर में यहाँ आती ही होगी। हे भगवान, अब क्या होगा। अबे सच में मनदीप, तू एक नंबर का फट्टू है। कुछ नहीं होगा, भाभी के आने से पहले हम इसे ठिकाने लगा देंगे, समझा। फिर अंकित और मनदीप सजनी को एक चादर में लपेटकर अपनी कार में रख लेते हैं और आगे जाकर सजनी की लाश को गंदे नाले में फेंक देते हैं। कुछ ही देर में सजनी एक चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, मैंने इन सब को इतना अच्छा समझा और इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। इसका तो वो हाल करूंगी कि इसे अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। फिर चुड़ैल अपने सजनी के रूप में आ जाती है और अगले दिन फिर से अपने बर्तनों का टोकरा अपने सिर पर रखकर संजना के घर जाती है। अरे संजना मेम साहब, अरे ओ संजना मेम साहब, अरे कोई घर में है क्या। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे सजनी तू है, मुझे माफ करना, मैं कल तुम्हें नहीं मिल पाई। अच्छा तो ये बता, जो मैंने बर्तन बोले थे वो सब लाई है ना तू। अरे तू यहाँ वहाँ क्या देख रही है, चल बर्तन दिखा। मेम साहब, वो साहब के दोस्त आज नहीं दिख रहे। तुम अंकित भाई साहब की बात कर रही हो क्या। अरे वो तो तेरे साहब के साथ ड्यूटी गए हैं, पर तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो। वो क्या है ना मेम साहब, वो जो अंकित साहब है ना, उनसे जरा हिसाब किताब करना था, बस इसीलिए आपसे पूछा। फिर तो तुम कल शाम को आ जाना, तुम्हें अंकित भाई साहब मिल जाएंगे। फिर सजनी संजना मेम साहब को बर्तन दिखाती है और संजना को काफी सारे बर्तन बहुत पसंद आते हैं। वो सजनी से उसके सभी बर्तन खरीद लेती है। शाम को जब मनदीप घर आता है तो घर में नए बर्तन रखे देख संजना से बोलता है, अरे संजना, ये इतने सारे नए बर्तन। हाँ वो सजनी आई थी, उसी से मैंने ये सारे बर्तन खरीदे हैं। और हाँ वो कल शाम को फिर से आएगी अंकित से अपना हिसाब किताब करने, इसलिए आप उन्हें बता देना। क्या कहा तुमने। अरे सजनी का नाम सुनते ही तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ाने लगी। मनदीप मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है। सजनी यहाँ कैसे आ सकती है। अब तो कल ही असलियत का पता चलेगा। फिर अगले दिन मनदीप अंकित को अपने घर लेकर आता है। तभी सजनी भी आ जाती है और बोलती है, अरे क्या हुआ अंकित साहब, मुझे देखकर आपके पसीने क्यों छूटने लगे, और आज बर्तन नहीं खरीदोगे मुझसे। ये कैसे हो सकता है। अरे तुम सजनी नहीं हो सकती। अरे ये क्या बोल रहे हो अंकित, ये सजनी ही है। अंकित घबराते हुए बोलता है, नहीं, ये सजनी नहीं है, क्योंकि उसे तो मैंने अपने हाथों से मार डाला था। फिर ये कैसे जिंदा हो सकती है। तभी सजनी अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और अंकित का गला पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ मैं सजनी नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और अब मैं तेरा काम तमाम करूंगी। अंकित भाई साहब, ये आपने क्या किया। आपने इस बेचारी पर अपनी गंदी नजर डाली और इस बेचारी को मार डाला। भाई साहब आपको सजा मिलेगी और आपके साथ साथ मनदीप जी आपको भी सजा मिलेगी। पर तुम्हें ये सब कैसे पता। कल जब सजनी बर्तन बेचने आई थी तब मैंने उसके उल्टे पैर देख लिए थे और फिर सजनी से पूछने पर उसने मुझे सब बता दिया। अरे मर गया रे। अरे मनदीप, तू कैसा दोस्त है। अरे कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। तूने मुझे पकड़ा था ना, अब मेरी बारी है। अरे तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंकूंगी। अरे रे, ये मुझसे क्या हो गया। अरे माफी दे दो चुड़ैल जी, मैं अपने कान पकड़ता हूँ और आज के बाद कभी किसी पर गंदी नजर नहीं डालूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर चुड़ैल अंकित की एक भी बात नहीं सुनती और अपने पैने पैने नाखूनों से अंकित के टुकड़े टुकड़े कर देती है। संजना भी मनदीप को पुलिस के हवाले कर देती है। अब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिली है। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।